हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो एक्चुअली जो कल हम बना रहे थे लाइव वीडियो फेसबुक पे, उसी का कंटिन्यूएशन है बेसिकली। और एक मुद्दा कल मैंने उठाया था, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत अच्छा कल कर नहीं पाए हम इसको, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कल वाली बात को आगे बढ़ाने की। तो मैं चाहूँगा कि कुछ साथी हमारे जुड़ जाएं फेसबुक लाइव से। हालांकि रात के 11:25 हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कुछ साथी जुड़ेंगे और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन तब तक मैं कोशिश करता हूँ ये बताने की कि आज का मुद्दा है क्या। बेसिकली दुनिया भर की आबादी में कोई ऐसा परिवार शायद ही होगा जिसमें एक जोड़ी बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, या सिर्फ दादा या दादी, नाना या नानी, ताऊ, बड़े पापा, कोई ना कोई हर परिवार में मिलेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में पहले का वक्त था जब मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था कि नाना नानी पर एक अच्छा सा गाना बना था उस टाइम। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। सोशल मीडिया आने के बाद वाओ, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो धीरे धीरे एक बार कुछ साथी और जुड़ जाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब्राहम थॉमस भाई, ओहो, हमारे लिए तो 11 बजकर करीब करीब कितना हो गया भाई, 11:27 रात के हो गए हैं अब्राहम थॉमस। सो गुड इवनिंग आपको। हाउ आर यू अब्राहम भाई, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप अब्राहम भाई लंदन से जुड़े हैं, यूके से। यूके और डिक्लाइन हो गया, कोई बात नहीं, गुड। अच्छा लगा अब्राहम भाई। आपका वहाँ तो अभी यूके में दिन ही होगा, नो डाउट। 11:30 बज रहे हैं रात के हमारे इंडिया में। एक्चुअली फेसबुक लाइव का मतलब है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अब्रॉड में हैं, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे साथी हैं। उन सब से जुड़ करके मेरा मकसद जो है, क्योंकि मैं अब लगभग 19-20 साल हो गए एनजीओज में काम करते करते, तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे साथी एनजीओ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, उन सबको कुछ ज्वलंत मुद्दे समाज के जो हैं, उन सब चीजों पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। और आज का मुद्दा है बुजुर्ग यानी कि ओल्ड एज पीपल का केयर, ओल्ड एज पीपल के सिचुएशन। हम अपने बच्चों की कैसी परवरिश करें जो हमारे घर में रह रहे बुजुर्गों के साथ उनका अटैचमेंट हो। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ज्यादातर बच्चों को आजकल
मम्मी पापा या जो भी बुआ ताई खाना खिलाते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं एक हाथ में और बाकी फीडिंग करते हैं। नाना नानी दादा दादी की कहानियां उनको सुनने को मिल नहीं रही है, क्योंकि बच्चे बैठते नहीं है इन लोगों के पास। अब जब बैठते नहीं है तो अटैचमेंट होगा नहीं, और अटैचमेंट जब नहीं होगा, कामरान साहब सलाम अलैकुम। अटैचमेंट जब नहीं होगा नाना नानी और दादा दादी से, खास करके दादा दादी की बात करूंगा मैं, पेरेंटल परिवार में रहते हैं ज्यादातर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिलीज में यूजुअली बुजुर्ग नहीं होते, लेकिन जहाँ पे भी ये संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है। जी कामरान साहब सलाम अलैकुम। जहाँ पे भी फैमिली जैसी है जिनमें बुजुर्गों का रहना होता है, उन बुजुर्गों के साथ बच्चों का, हमारा जो बच्चा है उनका अटैचमेंट कितना है, या एक नई पीढ़ी जो आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बड़ा ही, एक तरह से मैं कहूँगा, दो अलग अलग माहौल बना दिए हैं। बच्चों का अटैचमेंट ज्यादातर मोबाइल के साथ हो रहा है। शहरी इलाकों में कई सारी सुविधाएं हैं बुजुर्गों के लिए। पहली बात तो ये है कि अगर पारिवारिक अटैचमेंट होता है, इस स्टेज को साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसानों का ये जो डेवलपमेंट लाइफ में, हम पैदा होते हैं हंसते खेलते, धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्कूलिंग शुरू होती है, पढ़ाई होने के बाद एडल्ट होते हैं, उसके बाद फिर शादी, फिर हमारे बच्चे, फिर हम दूसरे स्टेज में आते हैं, गृहस्थ जीवन के बाद हमारा शुरू होता है फिर एक ऐसी उम्र के पड़ाव में, यानी हर एक को स्टेप वाइज आना है। तो जो यंग स्टेज में है वो ओल्ड स्टेज के लोगों की स्थिति को समझने में, या समझना नहीं चाहते, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझने, ये मुझे थोड़ा सा पेनफुल लगता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो शहरी कल्चर है, ज्यादातर हम देखते हैं जिन सोसाइटीज में हम रहते हैं, मम्मी पापा और बच्चे, और जैसे जैसे ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, यानी कि अपनी एकेडमिक्स पूरे करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, अगर थोड़ा सा भी बेहतर करियर मिलता है तो वो उस सोसाइटी को छोड़ के एक नई जगह पे जाके सेटल हो जाते हैं। तो सोसाइटी में पीछे छूट जाते हैं उनके माँ बाप, और समय के साथ वो माँ बाप जब ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। वे कैसे हो? तो जब केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आता है एक सिस्टम, या तो नौकरानी देखभाल करेगी, और अगर सक्षम नहीं है, बुजुर्गों में वाइफ हस्बैंड में अगर कोई भी एक गुजर जाते हैं तो दूसरे की जिंदगी बड़ी दुभर हो जाती है। वैसे हालत में एक बार हुबैब, वालेकुम अस्सलाम हुबैब, कल वाली बात को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि देश की अच्छी खासी आबादी है बुजुर्गों की। तो बुजुर्गों को लेकर के सामाजिक क्षेत्र में किस तरह का काम होता है, उस पर हम आज थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इलाके में और गांव में, ग्रामीण इलाके में क्या डिफरेंसेस है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, बुजुर्गों के लिए किस तरह के स्कीम्स हैं,
किस तरह की देखभाल है। एक वेलफेयर स्टेट अपने किसी भी पूरी पब्लिक की बात हो रही है, किस अपने पब्लिक के लिए किस किस तरह की सुविधाएं देती है। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, तो एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमें बुजुर्गों के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। एक मोहम्मद रफी साहब का पहला गाना, ये बहुत पुराना गाना था। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। तो नाना तो तब कहते थे ना जब नाना के पास बैठ के सुनते थे, या दादा तो तब कहते थे जब दादा के पास बैठ के सुनते थे। आज के दिन में तो ना नाना के पास बैठते हैं ना दादा के पास बैठते हैं, बैठते किसके पास हैं? मोबाइल के पास। यानी कि नाना दादा सब कुछ हमारा मोबाइल ही हो गया है। तो जब नाना दादा मोबाइल हो गया है तो बच्चे सीखेंगे क्या? ना बुजुर्गों के साथ अटैचमेंट होता है, जब बचपन में नहीं होता तो बड़े होकर के तो कतई नहीं होता। आज इसी मुद्दे पर बात करते हुए मैं दो तीन चीजें फोकस करना चाहूंगा। नंबर एक, इंडिया में बुजुर्गों की हालत क्या है, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या बुजुर्गों को किसी तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त है, किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिल रहे हैं। मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। और कंपेरेटिवली दुनिया के अलग अलग कोने में किस तरह से बुजुर्गों का ख्याल रखा जाता है, और किस तरह से इन ओल्ड एज पीपल को जी बिल्कुल, the love and care we give to our parents in their old age is a reflection of the values they instilled in us. Of course, बिल्कुल सही बात है। हमारी परवरिश, हमारे वैल्यूज जो रहेंगे बचपन से, वो हम अपने माँ बाप को दे पाएंगे, और जो हम अपने माँ बाप को देंगे, हमारे बच्चे उस चीज को देखेंगे, और हमारे बच्चे फिर इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमने क्या सीखा हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर वेलफेयर स्टेट की बात की जाए, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कनाडा की बात है, अमेरिका की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, इवन यहाँ पे यूके में रह रहे हमारे थॉमस भाई भी हैं लाइन पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि थॉमस भाई एग्री करेंगे। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का प्रॉब्लम है। जब तक सोसाइटी में जॉइंट फैमिली नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। हाँ, सही कह रहे हैं खुबैब आप। अब्दुल वली, माय स्टूडेंट, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? So this is good time to talk to you people, and I hope this is going to be very interesting discussion. Since the Facebook Live is little quite little delayed, I think it is going to be almost 11:40. So I would be very sorry for this because some of the people are getting ready for their sleeping. So with pardon, I hope I'm continuing with the topic के जो ओल्ड एज पीपल के। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सर, हाउ गुड। अब्दुल वली, ये आपके सक्सेस हम सबको बड़ा अच्छा लगता है। आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं, अल्लाह का करम है। एक्चुअली एनजीओ सेक्टर में काम करते हुए चूंकि काफी लंबा टाइम हो गया है, तो एक मुद्दा उठाया आज मैंने
सॉरी दोस्तों, कुछ चीजें रिपीट हो रही है। इसका कारण ये है कि कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो नूर शहबाज कह रहे हैं कि केयरिंग फॉर एल्डरली पेरेंट इज नॉट अ बर्डन, इट इज अ प्रिविलेज टू रिपे देयर लव एंड सेक्रीफाइस। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली ट्रू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने माँ बाप को, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने का एक जरिया बना है। उनके लिए हमारी जिम्मेदारियां बनती है। तो चूंकि ये सारी चीजें हैं, वैल्यूज की बात है, और फेसबुक पे आजकल बहुत सारी चीजें आती है कि कुछ पर्टिकुलर समाज में, खास करके मैं अगर कहूँ तो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज के कब बहुत कम लोग ऐसे हैं बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में होंगे। दूसरे कम्युनिटीज के लोग ज्यादा ओल्ड एज में मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा कि घर में रहते हुए क्या उनको वो रिस्पेक्ट, वो उनको सम्मान, किस साइकोलॉजिकल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर का क्या हाल है, क्या हम सफिशिएंट वे में दे पाते हैं, क्या स्पेसिफिक वे में कोई ऐसा मेडिकल केयर फैसिलिटी हमारे रूरल एरियाज में बुजुर्गों के लिए अवेलेबल है। जिसको भी देखिए, मैं देखता हूँ गाँव की तरफ कि ज्यादातर नर्सिंग होम्स जितने भी खुले हैं, ज्यादातर या तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी और सर्दी खांसी जुकाम वाले ऐसे ट्रीटमेंट के लिए खुले हुए हैं। ओल्ड एज पीपल के लिए स्पेसिफिकली क्लिनिक्स की कमी है। ओल्ड एज के लिए काफी सारी अलग तरीके फैसिलिटीज की जरूरत होती है। बुजुर्गों को कंसर्न जो है उनका, वो कैसे मीट आउट होगा हमारे तरफ के डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसी कड़ी है जो एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। समाज के अच्छे लोग, गणमान्य लोग, जो भी पहुंच रखते हैं समाज में, अगर उनकी एक जिम्मेदारी हो, जैसे एक बड़ी कड़ी होती है। इस ग्रुप में एक मुखिया जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो अग्री करेंगे कि जब भी मुखिया वगैरह की मीटिंग हो तो बच्चों, बुजुर्गों, औरतों के मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि लोगों को या तो अ, पढ़ाई की कमी से, एजुकेशन की कमी से, या वैल्यूज की कमी से, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में बच्चों का अटैचमेंट मोबाइल से ज्यादा होने की वजह से भी बुजुर्गों से या अपने माँ बाप से दूरी बढ़ रही है। तो इसको फिर से जिंदा करने के लिए हम सब समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जब भी बात करें तो वो इन छोटे छोटे मुद्दों को भी कभी कभी उठा लिया करें लोगों के बीच में। इससे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ जागरूकता में बढ़ोतरी हो। अब हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि कंपेरेटिवली अगर मैं इंडिया में देखूं, ओल्ड एज पेंशन अवेलेबल है बुजुर्गों के लिए। दो कैटेगरी में है, 60 साल से 69 साल तक के ओल्ड एज के लिए, और 70 साल से एबव के लिए। तो क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, खालो, इट्स 23 March, माई सेकंड चाइल्ड, इट्स बेबी बॉय इज born, so I say things about our community in caring for our elderly parents. आपको मुबारक हो नूर शहबाज कौसर, आपको बेटा हुआ है, और आपके बेटे को भी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी दुआएं। तो ओल्ड एज के लिए पेंशन अवेलेबल है सरकार के पास। अभी अभी बिहार सरकार ने, क्योंकि ज्यादातर मैं बिहार से हूँ और बिहार के लोगों के लिए भी आज की लाइव में मैं बात करूंगा। बिहार सरकार ने अभी 1100 रुपए किए हैं ओल्ड एज पेंशन। दिल्ली में थोड़ा बाइफरकेशन है कि 60 साल से 69 साल तक के लोगों के लिए 2000, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए 2000 का पेंशन है, और उन 70 साल से एबव के लिए 2500 रुपए का पेंशन स्कीम है। बहुत सारे लोग हैं जो, उत्तर प्रदेश में ये 1000 रुपये महीना है, बिहार में 1100 रुपये है। अब ये है कि
क्या ये 1100, 1200 या 1000 रुपए या 2500 रुपए एक बुजुर्ग की देखभाल के लिए काफी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखना चाहेंगे तो ऑन एन एवरेज आप देखें, कंपेरेटिव एक डेटा देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेलफेयर कंट्रीज हैं, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या डेनमार्क है, इन सब कंट्रीज में मोर और लेस 50,000 पर मंथ या इक्विवेलेंट, इतना इतना वहां पे मिलते हैं पेंशन के तौर पे बुजुर्गों को, यूनिवर्सली सबको, मतलब कोई ना छूटे। अ, ये थोड़ा सा टैबू हो गया खुबेब, माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं रिगार्डिंग, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, कलर, भाषा, ये मानी नहीं रखता है, मानी रखता है आपके वैल्यूज। अगर आपके अच्छे वैल्यूज हैं, माँ बाप के साथ अटैचमेंट है, तो आप कभी माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप किसी भी समुदाय से हो। आपने राजस्थान को शायद नहीं देखा, मैं 10 साल राजस्थान में रहा हूँ, और राजस्थान के लोगों में माँ बाप के प्रति बहुत लगाव है। दूसरे राज्यों को मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मैं राजस्थान को जानता हूँ। राजस्थान के लोगों में इतना लगाव है माँ बाप के प्रति कि किसी भी सूरत में वो माँ बाप को अपने से अलग होने नहीं देते। कोशिश करते हैं कि माँ बाप के लिए वो अपनी नौकरी या अपना पेशा इस तरह से करें जो अपने माँ बाप के आसपास रखे, अदरवाइज वो अपने माँ बाप को साथ में ला करके रखते हैं। तो ये किसी धर्म जाति की बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये परवरिश की बात है, वैल्यूज की बात है। अगर हम सब समझते हैं कि हमारे पास बेहतर वैल्यूज है और हमें हमें भी उस एज में पहुंचना है, हम सबको भी वहां पे पहुंचना है, तो उस चीज को देखते हुए हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बुजुर्गों के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारे घर में जो लोग हैं, हर कोई जानता है कि बुजुर्गों का मन बच्चे जैसा हो जाता है। उनके साथ कई परेशानियां आती है उसके साथ, जैसे हेयरिंग प्रॉब्लम होगी, आई साइट उनका थोड़ा कमजोर हो जाएगा, दांत नहीं होते हैं तो चबाने की दिक्कत होती है, और डिपेंडेंसी लाइफ हो जाती है, तो कई सारी चीजों पे उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। उन सपोर्ट्स के लिए क्या हम सब आगे आते हैं? हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं? किस तरह से उनका केयर कर पाते हैं? कितनी देर उनके साथ बैठ करके हम बातें कर पाते हैं? मुझे याद है अच्छे से कि हर कोई करता होगा, मैं अपने पापा के साथ घंटों बातें करता था, और पता नहीं उनको इतना अच्छा लगता था। उस उम्र में आने के बाद, हालांकि अच्छे जानकार इंसान रहे वो, मगर एक वक्त के पड़ाव के बाद वो हमेशा यही कहते थे कि तुम लोगों ने दुनिया देखी है, तुम लोगों को जानकारी ज्यादा है। तो ये उनका एक काइंड ऑफ, मुझे लगता था कि शायद वो बहुत ज्यादा तर्क नहीं करना चाहते, या बहुत सारा कुछ रखना नहीं चाहते, या रियली वो ये मानते हैं कि बच्चे दुनिया देखे हैं तो ज्यादा समझदारी होगी इनके पास, या वो ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे से जुड़े रहें, इसलिए वो अपने आप को अ, बातचीत में वो थोड़ा सरेंडर कर जाते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोग ज्यादा जानते हो, हम कम जानते हैं। आप सब भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या इस तरह की चीजें आपने ऑब्जर्व की है अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों के अंदर? नाफरमानी बड़ा गुनाह तो है ही, नो डाउट खुबेर। सही है। कुछ चीजें आप लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है देख के। वसी, वेलकम वसी। तौहीद भी आ गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ने के बाद, एक्चुअली काफी लंबे समय के बाद। मुझे नहीं पता था कि आज का मुद्दा है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपना पॉइंट्स यहाँ पे रखें इस चीज पे, ओल्ड एज पे। तो ओल्ड एज पर हम एक चीज कहना चाहेंगे कि हम सब की एक जिम्मेदारी है
जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं और अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करें सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जोड़ने के लिए, जिसको हम वृद्धा पेंशन कहते हैं, ओल्ड एज स्कीम। भले ही वो छोटा सा अमाउंट है, 1,000 रुपए, 1,100 रुपए, दिल्ली में 2,500 रुपए, 2,000 रुपए, छोटा अमाउंट है, लेकिन जोड़िए उनको, बड़ी राहत मिलती है। दूसरी चीज, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को जरूर जोड़िए। मैं मानता हूं कि कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं आयुष्मान में जो जुड़ने में दिक्कत करेगी, लेकिन जो जो जुड़ सकते हैं उनको जरूर जोड़िए। जैसे कुछ लोगों के, एक तो बहुत बड़ी कमी है हमारे इधर कि जो हेल्थ का इंश्योरेंस है, हेल्थ की पॉलिसी पॉलिसी जो है वो बहुत बहुत कम। मुझे, मैं अगर कहूँ तो परसेंटेज में अगर देखेंगे ना, तो शायद ही 1-2% लोग मिलेंगे जिसके पास हेल्थ का कोई पॉलिसी है हमारे तरफ, खास करके बुजुर्गों के लिए। तो बुजुर्गों को जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है कि जैसे ही आप अपना हेल्थ पॉलिसी लेते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है डिपेंडेंट्स, कि आप, आपके ऊपर निर्भर कौन कौन है। तो इजीली वहाँ अपने आप माँ बाप को जोड़ दीजिए, क्योंकि उससे प्रीमियम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाएगा। अगर आप अपना हेल्थ पॉलिसी बेयर करने लायक हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने माँ बाप के हेल्थ पॉलिसी को भी बेयर कर पाएंगे। बड़ा मददगार साबित होता है ये। तो हेल्थ पॉलिसी एक कंसर्न है। और दूसरा, जो कमजोर तबके के लोग हैं वो हेल्थ पॉलिसी से नहीं जुड़ सकते हैं, तो उनको आप वृद्धा पेंशन से जोड़ें। हम सभी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, भले वो अभी ऑनलाइन जो लोग हैं, तो उनसे तो रिक्वेस्ट करेंगे ही करेंगे, खास करके नूर शाहबाज कौसर जैसे लोग जो मुखिया के पद पे काम कर रहे हैं, और उनके जैसे साथी बहुत सारे होंगे जो मुखिया हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने बिहार के लोगों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि उन सभी जरूरतमंदों को जोड़ें आप। आप एक कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस लिव विथ पेरेंट्स, नो कंप्लेंट्स, बट व्हेन पेरेंट्स स्टे विथ चिल्ड्रन, they are living with parents, children think parents are living with children। हाँ, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली हम सबको लगता है, बागवान फिल्म एक अच्छा मिसाल था, हालांकि वो फिल्म थी, लेकिन वहां से कुछ चीजें सीखने लायक है कि बच्चों को लगता है कि हम बाप को, माँ बाप को पालेंगे। अभी ये भी हाल ही में किसी ने मुझे एक कहानी सुनाई कि जब बच्चों ने ये कहा कि पापा आप ये 3 महीना मेरे साथ रहेंगे, मम्मी और पापा 3 महीना बड़े भाई के साथ, 3 महीना मझले भाई के साथ, इस तरह से करके, तो माँ बाप ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा। पेंशन होल्डर थे तो उनकी बात में दम भी था, नौकरी से रिटायर हुए थे, पेंशन पाते थे, तो कोई बात को काट नहीं सकते थे। तो बच्चों को बुलाया उन्होंने और कहा कि देखो, 3-3 महीना मैं तुम लोगों के साथ नहीं, बल्कि तुम लोग मेरे साथ रहोगे 3 महीने के लिए, और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे साथ 3 महीना तक, कौन सा 3 महीना रहेगा। और जिसको ये प्रिविलेज मिलेगा वो एक अपनी खुशनसीबी समझ करके वो 3 महीना मेरे साथ काटेगा। मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ करके या लायबिलिटी समझ करके नहीं रखे। मैं अपने बच्चों को एक मौका देने के लिए 3-3 महीने का टर्म दे रहा हूँ। तो ये नजरिया है, कहने का तरीका है कि माँ बाप किस तरह से आपके साथ बातचीत कर पाते हैं। अगर वो बार्गेन करने की सिचुएशन में नहीं है तो इसका मतलब हम बार्गेन ना करें, हमारे शर्तों के हिसाब से उनको जीने के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा डर रहता है उनको। हाँ बिल्कुल। पेंशन के बारे में आपसे अच्छा कौन जानेगा, आप एक मुखिया हैं नूर शाहबाज, और मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने बहुत अच्छा काम किया होगा।
तो अभी थोड़ी देर में देखता हूँ, मैं अगर मौका मिलता है तो इस पर थोड़ा सा बोलने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ। अभी मैं दो तीन चीजें थोड़ा सा कवर कर लूँ। अब जैसे शहरी कल्चर हो या गांव का कल्चर, कई सारे ऐसे फैमिलीज देखने को मिलते हैं जिनके बच्चे किसी भी सूरत में अपने माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं है। उनकी इनकम क्या है, वो कितना कमाते हैं, बगैर इस चीज को देखे हुए भारत सरकार के पास 2007 में एक कानून आया था। याद रखिएगा, साल 2007। तो 2007 में एक कानून आया था जिस कानून का नाम है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, और ये है ओल्ड एज लोगों के लिए। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बेसिकली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डीएम होते हैं उसके नीचे होता है एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो एडीएम साहब होते हैं, और उनके साथ दो सोशल वर्कर्स होते हैं, उस ट्रिब्यूनल का हिस्सा होते हैं। यानी तीन लोगों की कमेटी होती है ये। बेसिकली एडीएम साहब को इतना बैठने का मौका नहीं मिलता है, तो जो ट्रिब्यूनल में दोनों सोशल वर्कर्स होते हैं वही इस मैटर का निपटारा करते हैं। अब मैटर क्या होता है, जैसे किसी बुजुर्ग इंसान को, क्योंकि पूरे पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश की है उन्होंने, तो उनका हक बनता है बच्चों पर। वो हक अगर खुशी खुशी बच्चे देने को तैयार हैं, समाज के दायरे में रह करके देने को तैयार हैं, सभ्यता के दायरे में रह करके देने को तैयार है, तब तो ठीक है। मुझे लगता है ज्यादातर परसेंटेज में लोग तैयार ही रहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे एडामेंट हो जाते हैं बिल्कुल, कि नहीं, हम अपने माँ बाप या अपने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए ना तो सक्षम है ना हम चाहते हैं। अब इसमें किसका रोल है मैं इसके अंदर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये मैटर कई सारा फैमिली मैटर भी होता है। कभी बेटे का या कभी बहू का या कभी किसका क्या रोल होता है, ये अपने अपने परिवार में संभाल लें आप लोग। तो मुझे सिर्फ यहाँ ये कहना है कि अगर कोई ऐसी औलाद, ऐसे पोता पोती, ऐसे डिपेंडेंट, इवन कुछ केसेस में, हमारे इधर तो कम मिलेंगे ग्रामीण एरिया में, लेकिन शहरों में एडॉप्टेड चिल्ड्रन जिसको हमने गोद लिया है। गोद लेने का मतलब होता है हमारी प्रॉपर्टी का पूरा औलाद की तरह हक रखता है वो। तो माँ बाप की तरह वो भी हक रखते हैं अपनी औलाद पर। तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो या अपने बच्चे हों, या उस घर में जो भी जिनके ऊपर वो आश्रित है बुजुर्ग, उन आश्रित लोगों के लिए उसके पास लीगली 2007 के कानून मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत ये उनके पास अधिकार है कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाके एक सिंपली सादा कागज में लिख करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। ये एडीएम ऑफिस में होता है। अब समाज के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है ये पहुंच बुजुर्गों की जिनको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, वो एडीएम साहब के ऑफिस तक पहली बार जाके पता लगाएं कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो हम ये कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। डेफिनेटली एडीएम साहब ले लेंगे कंप्लेंट। तो जब एडीएम साहब के पास कंप्लेंट करेंगे बुजुर्गों के लिए, तो अगली डेट मिलेगी जिस पर वो बुजुर्ग आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनको लेकर के उस कोर्ट में एडीएम साहब के सामने हाजिर होना पड़ता है। अगर ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है तो ट्रिब्यूनल इस बात को हेयर करेगा, और बच्चे की माली हालत को देखते हुए मैक्सिमम 10,000 तक की मंथली। हाँ हाँ, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट बस। एक्सेप्ट करें, कैसे एक्सेप्ट करेंगे?
थोड़ा सा आप बताइए, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अब जाके अच्छा लग रहा है, लेकिन लेट से जो लोग जुड़ रहे हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अमूमन मैंने देखा है लाइव वीडियो के बाद जब ये डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली 1 महीने के लिए अपलोड हो जाता है। तो आज के सेशन को नहीं भूलिएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट ये है, प्लीज आप इसको प्रोफेशनली मत लीजिए, लेकिन हम जुड़े रहने के लिए मेरा वाला पेज थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा प्लीज, अगर लाइक नहीं किए हैं तो। क्योंकि कुछ मैटर हम जो है अब आने वाले दिनों में, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसी वाले वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल देंगे। और यूट्यूब चैनल में बेसिकली हमारा मुद्दा यही, एनजीओ में किस तरह के काम किए जाते हैं। किसी भी तरीके के लोग अगर एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या एनजीओ खोलना चाहते हैं, एनजीओ बनाना चाहते हैं, एनजीओ चलाना चाहते हैं, तो उसमें जिस भी तरीके के मदद की जरूरत हो, उस मदद उसको लीगली डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, ये सारी चीजें मैं मुझे मतलब पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं पूरी मदद कर पाऊंगा। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं सामाजिक काम करने के लिए, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके आप ये भी डाल सकते हैं, मैं बाद में कमेंट को पढ़ लूंगा। और बहुत सारे लोग हैं इनमें से जुड़े हुए जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, अगर ना हो तो फेसबुक में आकर के मैसेंजर से मैसेज छोड़ दिया करें। मेरे पेज को प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है कुछ मुद्दों को उठाना समाज में। आज मैंने बुजुर्गों के मुद्दों को उठाया है, अगली वीडियो में मैं बच्चों के इश्यूज पर बात करूंगा। और इसी तरह से अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए मैं कोशिश करूंगा ये बताने की कि हिंदुस्तान के सिनेरियो में क्या हालात हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अ, चीजें चलती है, और स्कीम्स में सरकार के क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, सरकार के लीगल जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या प्रावधान है, किसी भी केस का या किसी भी तरीके के इश्यूज का हियरिंग या रिड्रेसल कैसे होता है, कहाँ पे इसकी सुनवाई होती है। अगर कहीं पे चीजें ज्यादा हाई लेवल पे खराब हो जाती है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी बुजुर्ग, आज हम बुजुर्गों पे के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो अगर किसी बुजुर्ग इंसान को जिस परिवार में वो रह रहे हैं उस परिवार का, जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, वो रखने को बिल्कुल अगर तैयार नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति या समाज का हो, अगर नहीं है तैयार, तो वैसी स्थिति में वो बुजुर्ग कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। तो इसी के लिए मैंने बताया कि सन 2007 में एक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल नाम का ट्रिब्यूनल, यानी कि एक कमेटी गठित की गई थी, इसी को ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसमें एडीएम उसका चेयरपर्सन होते हैं और 2 सोशल वर्कर होते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट होता है, गैजेटेड अपॉइंटमेंट होती है बाजाबता। और इन तीनों को मिला करके ये ट्रिब्यूनल बनता है। इस ट्रिब्यूनल में ऐसे केसेस की हेयरिंग होती है जहाँ पे बुजुर्ग लोग सफर करते हैं, उसका ना तो केयर करने वाला कोई होता है और ना ही किसी तरीके का मेंटेनेंस देने वाला कोई होता है। तो ऐसी स्थिति में वो गुजारा कैसे करे, सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बूढ़े बुजुर्गों को आप सड़क पर नहीं छोड़ सकते, उनके साथ कई सारे कंसर्न होते हैं, हेल्थ हेल्थ कंसर्न होते हैं, चलने फिरने में सक्षम नहीं होते, उनको कई सारी ऐसी जरूरियात होती है जिसमें मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तरफ के लोग भी इस तरह की जागरूकता लें। तो नंबर एक क्या करना है, कोई भी एलिजिबल बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को सरकार के जरिए चलाई जाने वाली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वृद्धा पेंशन जिसको कहते हैं, उससे जोड़ें। दूसरा, आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ कवर करता है, आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़िए उनको। और तीसरी चीज ये है कि अगर किसी एडवर्स कंडीशन में किसी बुजुर्ग को किसी तरीके की देखभाल नहीं मिल पा रही है, तो कानूनी लड़ाई क्या हो सकती है, उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाके उसकी हाजिरी दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, उसकी सुनवाई होगी। और डिपेंड जिसके ऊपर है वो उनके साथ मिल करके ये तय करेंगे कि इसकी महीनेवार गुजारा भत्ता उस पर आयद की जाए, बांधा जाए उसके ऊपर। तो शहरों में तो मैक्सिमम 10,000 का है,
ऐसा कोई बाइफरकेशन उस कानून में नहीं है कि गांव में अलग होगा, लेकिन बच्चों के हालात को देखते हुए ट्रिब्यूनल एक डिसीजन लेती है और वो उस पर ये कर देते आयत कर देते हैं कि ये आपको देना है। अगर नहीं दिया जाता है तो कंप्लायंस के तौर पे अगली रिपोर्ट दी जाती है एडीएम के पास, जिसमें इस चीज को लिखा जाता है कि नहीं, ये चीज जो आपने बांध दिया उसका फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर बाइंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें, उस चीज को लागू करते हुए बाध्य किया जाता है कि यह आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है। अब जो है कई सारे ऐसे ऐसे शहरों में तो हैं, गांव में भी है कई सारे, अ, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो बुजुर्गों के लिए काम करती है। और बुजुर्गों के लिए काम करने वाले एनजीओज में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एनजीओ है हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया काफी सारा काम करती है। अगर हम देखें तो ये हेल्थ केयर में मोबाइल मोबाइल वैन जैसे होती है ना, मेडिकल केयर के किसी गाड़ी में ले लिया और अलग अलग मोहल्ला मोहल्ला घूम करके बुजुर्गों को सर्विस हेल्थ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है। कभी कभी बुजुर्ग चाहते हैं कि फोन पे बात करके उनसे अपनी समस्याएं साझा करें। पेंशन और अधिकारों के लिए जो हम अभी बात कर रहे थे, इसके लिए एडवोकेसी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि बुजुर्गों को आप किस तरह से मदद पहुंचा सकते हैं। एक्सेप्ट लिंक, एक मिनट, कहाँ पे लिंक है? नोटिफिकेशन चेक करें, एक मिनट। नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? हम्म, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन का, मुझे थोड़ा सा देखने दीजिएगा। एक मिनट, यहाँ पे है। डिलीट बैन फ्रॉम स्ट्रीम इन दिस कमेंट, ask user or person to join the live call, ये वाला। This person was unable to join because of technical issues, ये आ रहा है। टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम्म, कोई नहीं, देखते हैं मेहमान, अभी अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। आज नजीर अहमद टू ज्वाइन द लाइव ब्रॉडकास्ट, ओके, इसमें भी देखते हैं नोट्स आवाज को असल में। अ, नजीर, हाँ चाचा, की खबर बाबू? नजीर, बढ़िया चीज। नोट्स आवाज एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, कर लिए हैं आपका एक्सेप्ट। आप देखते हैं कि ठीक है। तो पेंशन स्कीम तो जानते हैं मेहमान आप तो, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम है, वृद्धा पेंशन। अभी बिहार में शायद 1100 रुपये कर दिया है। लेकिन आप सोचिए ना, जो लोग भी बाहर रहते हैं, मामूली सा एक पिज्जा खाने जाइएगा तो 600 रुपये लग जाते हैं। आज के दिन में कोई भी चीज खरीदे, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदेगा, 200 रुपये लग जाते हैं। 1100 रुपये की क्या बिसात है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सभी बुजुर्गों को बगैर किसी भी तरीके के भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अमीर का हो, गरीब का हो, जैसा विदेशों में होता है, वेलफेयर स्टेट्स में होता है, जैसे ही एक सर्टेन एज क्रॉस किया उसके लिए वो सारी सुविधाएं ऑटोमेटिकली चालू हो गई। कुछ कुछ देशों में होता है कि जो इंसान पूरी जिंदगी काम करता है उसका एक छोटा सा हिस्सा वो ओल्ड एज के टाइम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज काफी सारे पेंशनर्स होते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड एज की जो सुविधा है उनको मिलती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा।
अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में टोटल 10 ट्रिब्यूनल है, लेकिन पता नहीं क्या पेचीदगी है, 19 जुलाई सन 2021 से ये ट्रिब्यूनल चेयर पे नहीं है, यानी फंक्शन में नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले और ट्रिब्यूनल को फंक्शन में करें जल्दी से जल्दी। सभी के 10 के 10 ट्रिब्यूनल खाली पड़े हैं, और आप जानते हैं शहरों में बुजुर्गों के साथ समस्याएं ज्यादा आती है। तो दिल्ली जैसी जगह में ये समस्या 2021 से बनी हुई है। कई बार वैकेंसी निकली, कई बार अप्लाई किया लोगों ने, इंटरव्यू भी हुए, लेकिन फिर वो सिलेक्शन पे आकर के टेक्निकली क्या पेच फंसता है या फंसाया जाता है, इन चीजों को ये सरकार ही समझे, लेकिन ट्रिब्यूनल खाली है, ये कंसर्न है। तो आज के दिन में मैं ट्रिब्यूनल हर जगह पे होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए हिंदुस्तान के, लेकिन है नहीं। तो जब हम पहुंचेंगे एडीएम ऑफिस में ऐसे मुद्दों को लेकर के, हम लिखेंगे, हम इस पर बात करेंगे, तो जाकर के इन सेवाओं को हम ले पाएंगे। रात काफी हो गई है, मुझे लगता है कि आज एक अच्छा मौका था और अच्छा मौका रहा मेरे लिए। मैं काफी सारे लोगों के साथ बातचीत किया, एक्सेप्ट तो किया मेहमान, लेकिन उसके बाद क्या, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे जाके कनेक्ट करेंगे। आपसे सीखेंगे मेहमान थोड़ा सा इस पर बात करने के लिए। तो कंपेरेटिव वे में एक में शहरों में या गांवों में भी काफी सारा एरिया है जो हेल्पेज इंडिया काम करती है। एक है एज वेल फाउंडेशन, एज WELL, एज वेल फाउंडेशन। ये भी ओल्ड एज केयर के पे जो एल्डरली केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये एनजीओ नेशनल पे से ये सक्रिय है। और जो भी बुजुर्ग इंसान अकेले रहते हैं ना, उनको ये काउंसलिंग भी देते हैं, हेल्पलाइन नंबर से इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, लीगल और फाइनेंशियल गाइडेंस भी। और इस एनजीओ के वॉलंटियर्स रेगुलर इन घरों पे विजिट करके इनके साथ बातचीत करते रहते हैं। और ये एनजीओ जो एज वेल है, ये लगभग 25,000 बुजुर्गों के साथ रोजाना कांटेक्ट में रहते हैं। 25,000 एक अच्छा खासा नंबर है ये। डिग्निटी फाउंडेशन है। आप ये सब चीजें अगर चाहेंगे तो मैं इन सब का लिंक आपको दे दूंगा, आप जा सकते हैं। डिग्निटी फाउंडेशन एक है, द अर्थ सेवायर्स फाउंडेशन। और मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ दिखा देता हूँ बैक बैक कैमरा ऑन करके। अब जैसे ये देखिए, द सेवायर फाउंडेशन है, उसके बाद ये ऊपर में देखिए डिग्निटी फाउंडेशन है ये, उसके बाद है आपका ये एजवेल फाउंडेशन, और ये है आपका हेल्पेज इंडिया। तो हेल्पेज इंडिया सबसे टॉप पे है एनजीओ के नाम पे, जो बुजुर्गों के लिए काफी सारा काम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ये एजवेल के काम है जो आप देख सकते हैं, ये क्या करता है लिखा हुआ है इसमें। इस तरह से वेबसाइट पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं। डिग्निटी फाउंडेशन के वेबसाइट में जाकर के अर्थ सर्वायर्स फाउंडेशन है, दादा दादी फाउंडेशन है। इनके काम है बुजुर्गों और युवाओं के बीच कनेक्शन पैदा करना, यानी जिस गैप की बात कर रहे थे हम लोग, इनको कैसे सम्मान मिले, लोगों में इसकी अवेयरनेस जनरेशन करना। और एक है आपका वेल एज फाउंडेशन। पहले था कि एज वेल फाउंडेशन, अब ये है दूसरा वेल एज फाउंडेशन। ठीक है, इन सब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं। वेल एज वाला जो काम करता है वो कैसे बुजुर्ग जिसको घर से निकाल दिया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, देखभाल नहीं होती, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता इनको, नेग्लेक्टेड बुजुर्ग हैं इस तरह के। तो हम चाहते हैं कि
ऐसे बुजुर्गों के लिए एक इमोशन क्रिएट किया जाए। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों में इस तरह के वैल्यूज क्रिएट करें और इस तरह से हम लोग बात करें, तो समाज में ही अपना एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जिससे फैमिली वैल्यूज इतना स्ट्रांग हो जाए कि बुजुर्गों के साथ इस तरह का अत्याचार हो ही नहीं। और जब ऐसे अत्याचार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये सिचुएशन नहीं देखेंगे, किसी भी ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी तरह के ऐसे चीजों पर बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में अगर अपने गर्दन को बालू में ये कर ले, छुपा ले, तो रात नहीं होती। इन मुद्दों से किनारा कर लेने से बुजुर्गों का भला नहीं होगा। बुजुर्गों का भला तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके एक बेहतर समाज निर्माण करें। काफी रात हो गई है। ये वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है, हमारे देश के सभी लोगों के लिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जब ये अपलोड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो प्लीज अगर दोबारा सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो कम से कम लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ बातें हुई है, कुछ बातें और शायद छूट रही है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। जो छूटी है वो आप कमेंट में आके जोड़ सकते हैं, और जो हमने कही है उसके लिए एक छोटा सा थैंक यू जरूर कहिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये लाइव क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शब बखैर, खुदा हाफिज।